थे। अब आप लोगों ग्राफिक सीरीज का आज दूसरा लेक्चर होगा और इथनोग्राफी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्पेसिफिकली मेलिनोस्की के अलावा आप बताएं और किसको पढ़ा था? फ्रेंच बुएस और दो स्कॉलर्स को हम लोगों ने देखा था और देखा था कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज हम लोग हर्बर्ट मीड के हवाले से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इथनोग्राफी पॉपुलर हुई। देखिए, हर्बर्ट मीड ही वो शख्सियत थी, इससे पहले जितने लोगों ने काम किया, दे वर डूइंग ऑल देयर वर्क फॉर स्कॉलर्स, फॉर एकेडमिशियंस, फॉर लाइब्रेरीज, फॉर रिसर्चेस। लेकिन हर्बर्ट मीड ने ये काम जनरल ऑडियंस के लिए किया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो जनरल ऑडियंस के लिए लिखा, तो इसलिए हर्बर्ट मीड जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुई। और उनका कमिंग ऑफ एज इन समोआ, मीड और मीड की किताब मीड की किताब जो है वो बहुत पॉपुलर हुई और मीड ने जो किताब लिखी वो 1928 में पब्लिश हुई और उसका शीर्षक है कमिंग ऑफ एज इन समोआ। कमिंग ऑफ एज इन समोआ। समोआ एक जगह थी, उस पर इनका काम था, ये एक प्लेस है और यहीं पर इनका काम था हर्बर्ट मीड का। यहाँ पर उन्होंने ये कहा तमाम काम किए और उन कामों में एक काम ये था कि एडोलेसेंस उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं उस पर इनका बहुत प्रमुख काम था। और इस काम ने एक तरह से जेंडर को, जिसको आप लिंग कहते हैं, उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए, आप यह बात जानते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इनकी किताब जब 1928 में 1928 में आती है और ये किताब मतलब एक रिसर्च वर्क था, वो समोआ नामक जगह पर जाती हैं और वो ये बात कहती हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कि मनुष्य के स्वभाव को केवल बायोलॉजी ही नहीं इन्फ्लुएंस करती है। मनुष्य के स्ट्रेस को, मनुष्य के स्वभाव को, मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को जो इन्फ्लुएंस करता है वह केवल बायोलॉजी की जगह उसका सोशल एनवायरनमेंट, उसका कल्चरल एनवायरनमेंट भी उसको बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। इस बात को उन्होंने स्थापित करने का फील्ड वर्क करके इस बात को स्थापित उन्होंने किया। और उन्होंने एक कल्चर एंड पर्सनालिटी का स्कूल बनाया कि पर्सनालिटी को शेप करने में कल्चर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृति की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी एक और किताब है, उसका शीर्षक है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, है ना? सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज। ये किताब उनकी आई और इस किताब में उन्होंने कहा कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स हैं ये यूनिवर्सल नहीं है, ये वैरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। जैसे अभी मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में कहानी बताई थी ना एक, कि अभी मैं कहीं देख रहा था तो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है वहाँ एक मीम वायरल हुआ जिसमें एक लड़की
ने सरकार को कहा कि आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लीजिए। तो फेसबुक पर किसी ने पोस्ट लिखा, उस पर मैंने कमेंट किया कि भाई ये तो बहुत ही मिसोजाइनिस्ट स्टेटमेंट है, चूड़ियाँ पहन लीजिए। तो जिसने पोस्ट लिखा था उसने मुझको उत्तर दिया कि ये आपके देखने का तरीका है कि ये मिसोजाइनिस्ट स्टेटमेंट है। ये वस्तुतः मिसोजाइनिस्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप चूड़ियाँ पहन लीजिए तो आप में हिम्मत आ जाएगी और तब आप रिज़ाइन कर दीजिएगा। तो चीज़ों को देखने का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। हम लोग अलग ढंग से चीज़ों को देखते हैं और नई जनरेशन जिसको आप लोग भी उसी में हैं, जेनजी कहते हैं, वो अलग तरह से चीज़ों को देखती है। तो अब चूड़ियाँ पहन लेने का मतलब ये है कि स्त्रैण प्रवृत्ति है आपकी और आप डरिए छुपिए, घर में रहिए, आप बाहर ना आइए। इसका कन्वेंशनल मीनिंग ये निकाला जाता रहा है। लेकिन यदि इसकी मीनिंग, चूँकि शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं, हम लोग कूल मतलब ठंडा जानते हैं, लेकिन अब कह रहे थे वो बहुत कूल है, इसका मतलब वो बहुत सही आदमी है। अब हम लोग तो 90 के दशक में हॉट और कूल चलता था, XYZ बहुत हॉट है, XYZ बहुत कूल है। अब मीनिंग सब बदल गई। तो मीनिंग बदल गई है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना, शब्द तो यात्रा करते ही हैं, मीनिंग बदलते ही हैं। तो इसलिए, लेकिन मैं जिस बात पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि जो ये समझा जाता था कि यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पुरुष है वो युद्ध करेगा, बहादुर होगा, और महिलाएं जो हैं वो घर में रहेंगी और उनके कुछ विशिष्ट काम होंगे वही करेंगी। इसको चैलेंज किया आपने इस किताब में, और चैलेंज करके इन्होंने अपने इस रिसर्च वर्क में चैलेंज किया कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेड जो है वो वैसे ही हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेड जो हैं वो कल्चर टू कल्चर वैरी करते हैं। बहुत जगह पर जो फेमिनिन ट्रेड्स हैं वो बहादुरी भी माने जाते हैं। इस तरह का काम उन्होंने किया। और मैंने शुरुआत ही जहाँ से की कि उनका एक प्रमुख काम था कि शी पॉपुलराइज्ड इथनोग्राफिक रिसर्चेस। क्यों? क्योंकि अब तक जो लोग लिख रहे थे इथनोग्राफिक रिसर्चेस वो सारे के सारे एकेडमिशियंस के लिए लिखे जा रहे थे, लेकिन अब जो लिखे जाने लगे वो जनरल ऑडियंस के लिए भी लिखे जाने लगे। और इनका मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटेंसिव फील्ड वर्क पर इन्होंने बल दिया, और जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंस को कैसे समझा जाए इसको समझने और समझाने की इन्होंने अपने काम में कोशिश की। एक मेजर ट्रेट है इथनोग्राफिक रिसर्च का, आप लोगों को रट गया होगा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी किया और कंपैरेटिव कल्चरल एनालिसिस की। जो 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जब उन्होंने लिया तो उसको कल्चर्स को कंपेयर करके देखने का प्रयास किया। बहुत समय बाद, इनके मरने के लगभग 50 साल बाद, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, डेरेक फ्रीमैन, है ना। तो डेरेक फ्रीमैन ने इनकी बड़ी आलोचना की कुछ बिंदुओं पर, और जो आलोचना हुई उसकी भी आलोचना बाद में लोगों ने की। लगभग 80-85 के आसपास डेरेक फ्रीमैन ये कहते हैं कि ये बेसिकली वो वहाँ गई समोआ में, और समोआ में उन्होंने जा कर के पूछा, लेकिन पूछने के क्रम में जो वहाँ के स्त्रियों ने अपने सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में मजाक में बातें कहीं, उसको इन्होंने जेन्युइन और सही समझ लिया, और जेन्युइन और सही समझ के इंटरप्रिटेशन किया। तो इस तरह से इसकी आलोचना भी की गई। लेकिन बाद में इनका काम महत्वपूर्ण रहा कि इन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग काम किया, और जो जेंडर को एक सोशल रियलिटी में कन्वर्ट करने की में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद रूथ बेनेडिक्ट आती हैं, और रूथ बेनेडिक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये आती हैं, आती नहीं हैं, ये स्त्री हैं। कई बार नाम से पता नहीं चलता है। तो रूथ हैं, रूथ बेनेडिक्ट इनका नाम है। और रूथ जो हैं उन्होंने भी कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल पर बहुत बल दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी फ्रेंच बोयस से। फ्रेंच बोयस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्रेंच बोयस कौन है। तो फ्रेंच बोयस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और उन्होंने कहा कि हर कल्चर जो है डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी पैदा करता है। जैसा कल्चर होता है
वैसी पर्सनालिटी पैदा होती है। तो थोड़ा सा जो एक बायोलॉजी वाला डोमिनेंस था उसको इन सब लोगों ने धीरे 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 चैलेंज किया। उनकी एक फेमस किताब आती है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, है ना, रुथ की पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो किताब है 1934 में ये प्रकाशित होती है, 1934 में। और इस किताब में वो कल्चर और उसके पैटर्न पर चर्चा करती हैं और कहती हैं कि कल्चर्स जो है वो इंटीग्रेटेड होल्स हैं, जुड़े हुए हैं, और इसको आप बहुत तोड़ तोड़ के नहीं समझ सकते। कल्चर को जब भी समझना है आपको तो होलिस्टिकली ही आपको समझना पड़ेगा। तो इनका काम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है, इसलिए इनकी अपनी प्रतिष्ठा है। बाद में इन्होंने जापानीज़ कल्चर पर भी काम किया और कल्चरल रिलेटिविज़म पर इनका बहुत ज़्यादा जोर था। कल्चरल रिलेटिविज़म की इन्होंने वकालत की थी। अब क्या है कल्चरल रिलेटिविज़म, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया होगा ग्राउंडेड थियरी पढ़ाते वक्त, लेकिन एक बार थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि कल्चरल रिलेटिविज़म क्या है। क्यों? क्योंकि कल्चरल रिलेटिविज़म एक ऐसा टर्म है जो पूरा क्वालिटेटिव रिसर्चेस जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको जानना और समझना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको फ्रेंच बोयस बताया होगा, जब फ्रेंच बोयस के बारे में बताया होगा तो वहीं कल्चरल रिलेटिविज़म की चर्चा मैंने की है। देखिए कल्चरल रिलेटिविज़म का मतलब आप जानते हैं, जब मैंने ऑन्टोलॉजिकल पोजीशंस बताए थे तो वहाँ मैंने बताया था कि रिलेटिविज़म का मतलब ये है कि रियलिटी जो है वो पर्सपेक्टिव के आधार पर निर्भर करती है। चीज़ों को रिलेटिवली देखने की ज़रूरत है, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे दो टर्म क्वालिटेटिव रिसर्चेज में आपके सामने आएंगे, एक टर्म है पोजिशनैलिटी और दूसरा टर्म है रिफ्लेक्सिविटी। दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। पोजिशनैलिटी का मतलब है पोजीशन। पोजिशनैलिटी का मतलब है कि रिसर्च में हु यू आर इन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, हु you are in the research context। मैंने U को YOU की जगह U लिखा है, तो आप लोग समझ जाएंगे। आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस में ऐसे ही लिखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्लास में भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें कि कई लोग बड़े दुखी हैं इस बात से कि ये तो भाषा ही समाप्त हो जाएगी, तो भाषा ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि भाषा हमेशा अपना रूप बदल लेती है ना। जो शेक्सपियर के ज़माने में अंग्रेज़ी थी और आज की अंग्रेज़ी है, बदल गई है, और जो आज अंग्रेज़ी है आज के 100 साल बाद वो बदल जाएगी। तो इसलिए बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे ना लिख दीजिएगा, यू लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ तो आपको YOU ही लिखना पड़ेगा, है ना। व्हाट्सएप मैसेज में चल जाता है लेकिन परीक्षा में नहीं चलेगा। दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब रिसर्च में अपनी पोजीशन को जब आप क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, क्रिटिकली अपनी पोजीशन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। ये अंतर है दोनों में। एक का मतलब है हु यू आर इन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट और दूसरे का मतलब है हाउ यू थिंक क्रिटिकली अबाउट who you are in that particular context। इसको ऐसे समझिए। तो जो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि किसी भी कल्चर को जब आप समझिए तो ऑन देयर ओन टर्म्स समझिए। ऑन देयर ओन टर्म्स का मतलब जो कल्चरल, उस कल्चर के जो नॉर्म्स है उसके आधार पर उस कल्चर को समझिए, ना कि अपने लेंस से उसको समझना है आपको। तो पहली बात तो ये। और इथनोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करने की बात थी
जो इथनोसेंट्रिज्म मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो इथनोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करने की बात है। और तीसरी, एप्रिसिएटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है कल्चर की उसको एप्रिशिएट करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करना। तो ये तीन बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य में और स्पेसिफिकली फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म जैसे दो स्कूल सोशियोलॉजी के आते हैं, जिसमें कल्चर को एक सिस्टम के रूप में देखे जाने की बात की जाती है और फोकस जो है वो सोशल ऑर्डर पर इत्यादि पर रहता है। धीरे धीरे लेकिन समय बदला और सोशियोलॉजी की दुनिया में, समाज की दुनिया में रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का चलन बढ़ा। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी आप लोग जानते हैं, ये मुझे रिफ्लेक्सिविटी से ध्यान आ गया कि आप यहाँ यही मैं बता दूं कि रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? पहले तो ये बताइए, बोर्दियू का नाम सुना है आप लोगों ने? पियरे बोर्दियू, कल्चरल कैपिटल वाला, वो माना जाता है रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का जनक। तो वो ये कहता है कि पोजीशन जो भी आप समाज में होल्ड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और कई बार रियलिटी उसी पोजीशन से निर्मित हो जाती है। तो आपको यह समझना होगा कि आपकी अपनी पोजीशन क्या है ना, किसी भी समाज में। दूसरी बात, एक मैंने चर्चा की होगी क्लिफोर्ड गिर्च की। इसकी चर्चा मैंने की होगी। ये एक तरह से इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी का जनक था और ये कहता एक तरह से इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात गिर्च ने की। और गिर्च का यह मानना था कि कल्चर सिंबल से है और उससे वेब ऑफ मीनिंग निकालने की बात वो कहता था। इसके अलावा एक और नाम आता है डोना हार्वे का, और डोना हार्वे ने सिचुएटेड नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। पढ़ा है आप लोगों ने सिचुएटेड नॉलेज? जानते हैं सिचुएटेड नॉलेज क्या है? ये एक फेमिनिस्ट थिंकर थी, है ना, और वे कहती थी कि वास्तव में ऑब्जेक्टिव रह के आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं ना ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को इंटरप्रेट करिए, तो ये कहते हैं कि उसको उन्होंने बड़ा फनी नाम दिया है, गॉड्स ट्रिक कहा है कि भगवान ही अलूफ रह के जज कर सकता है। आप तो अपनी ओपिनियन रखते हैं और वो ओपिनियन के आधार पे ही आप चीज़ों के बारे में आकलन लगाते हैं। तो जब आप प्रिविलेज पोजीशन में हैं, जब आप लाभ की स्थिति में हैं, तो तब आप जब चीज़ों को देखते हैं तो अलग तरह से देखते हैं। सबके लिए यही लागू होता है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा विषयांतर था और इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैलिनोस्की, फ्रेंच बोयस, मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि एंथ्रोपोलॉजी एज ए स्कूल कैसे डेवलप हुआ है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा टाइप्स ऑफ इथनोग्राफी पर। तो टाइप्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप्स, ये आपके सिलेबस में है ना, टाइप्स ऑफ इथनोग्राफिक, कि इथनोग्राफी के क्या क्या टाइप्स हैं उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी भी आप लोग जानते हैं कि बताऊं मैं? इथनोलॉजी का मतलब है जब आप डिफरेंट कल्चर्स को कंपेयर करते हैं, यू कंपेयर दी डिफरेंट कल्चर्स, और ये एक तरह से कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी का एक हिस्सा है। और प्रमुख काम इथनोलॉजी में ये होता है कि इट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइज द पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज।
ये पैटर्न आइडेंटिफाई करता है अलग अलग सोसाइटी के बीच तुलना करके, और कोशिश करता है एक जनरल थियरी डेवलप करे उन सोसाइटीज़ या उन कल्चर्स के बारे में। उसी को इथनोलॉजी कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इथनोलॉजी तो एक ही जैसा लग रहा है, इथनोग्राफी जैसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। इथनोग्राफी की शर्त है कि इन डेप्थ इंक्वायरी होती है। इथनोलॉजी में डिफरेंट कल्चर्स को केवल कंपेयर करके छोड़ देते हैं, वो इन डेप्थ इंक्वायरी की तरफ नहीं बढ़ते हैं। दूसरा जो टर्म इससे जुड़ा है वो है इथनो हिस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पता लगाने का एक उपक्रम प्रतीत होता है। और ये बेसिकली काम क्या करता है इथनो हिस्ट्री में, जो आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के अलावा ओरल हिस्ट्रीज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ओरल हिस्ट्रीज, इन सब को इकट्ठा करता है। जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, इन सब को इकट्ठा करता है और इथनोग्राफिक मेथड की सहायता से ओवर द ईयर क्या कल्चरल चेंज आए हैं, ओवर द ईयर क्या कल्चरल चेंज आए हैं, उसको एसेस करने का काम करता है। और हिस्ट्री का इंडिजीनियस, देखो हिस्ट्री में भी बहुत विवाद होता है, आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री कहते हैं कि हमेशा विजेताओं की हिस्ट्री होती है, जो शासक वर्ग है उसी का इतिहास लिखा जाता है। तो विजेता तो बाहर से आया, उसने लड़ाई लड़ी, जीता, जीत के शासन किया और हिस्ट्री अपने हिसाब से नरेट किया। तो उसको काउंटर करने के लिए इथनो हिस्ट्री की बात की जाती है कि जो इतिहास है वो इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव से, जो वहाँ लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखा जाए, तो उसको हम लोग इथनो हिस्ट्री कहते हैं और इथनो हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। उसके बाद अगला जो टाइप है वो आपका है रियलिस्ट इथनोग्राफी का। रियलिस्ट इथनोग्राफी उसको बोलते हैं। अब रियलिस्ट इथनोग्राफी का क्या मतलब है? रियलिस्ट इथनोग्राफी जो है वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, जो रियलिस्ट इथनोग्राफी है, ये तीसरा तरीका है। तो ये रियलिस्ट इथनो का मतलब है जो क्लासिकल इथनोग्राफी है, जिसको आप समझ रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। ट्रेडिशनल और क्लासिकल स्टाइल ऑफ इथनोग्राफी, जिसमें कि टोन मोस्टली ऑब्जेक्टिव होता है, जो इंटरप्रेटर होता है उसका टोन मोस्टली ऑब्जेक्टिव होता है, और जो कि थर्ड पर्सन नरेशन करता है। थर्ड पर्सन नरेशन समझते हैं आप? रिसर्चर सॉ दैट, रिसर्चर इंटरप्रेटेड दैट, तो वो ये नहीं कहता आई डू दिस, तो थर्ड पर्सन नरेशन इसमें होता है। और रिसर्चर की अपनी आइडेंटिटी इनविजिबल होती है इसमें, तो रिसर्चर की अपनी आइडेंटिटी इनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल, ठीक। उसको हम लोग रियलिस्ट इथनोग्राफी करते हैं। लेकिन इस पर बड़ा कहते हैं कि जब पार्टिसिपेंट की वॉइस है, पार्टिसिपेंट की आवाज़ है, प्रतिभागियों की जो आवाज़ है उसको चुप करा देती है रिलेटिवली, और जो रिसर्चर का बायस है उसकी समस्याओं को इग्नोर करती है। तो इस पर इस तरह की बातें करते हैं। अगला जो चौथा प्रकार है उसको बोलते हैं क्रिटिकल इथनोग्राफी। ये क्रिटिकल इथनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फोकस एरिया, क्रिटिकल इथनोग्राफी का फोकस एरिया हमेशा पावर, इनइक्वालिटी
जहां इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी है, जहां पावर डिस्कोर्सेज हैं, जहां ऑपरेशन है, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन। ऐसा ना करिएगा कि आप जो है ऑपरेशन लिख दीजिएगा, ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन एंड दिस इज ऑपरेशन। तो ऑपरेशन है, सोशल इनजस्टिस है, सोशल जस्टिस है, जिसको आप पॉपुलरली सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं हिंदी में, तो सोशल सामाजिक जस्टिस, इन सब विषयों पर यह विचार करता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अगला टाइप है फेमिनिस्ट इथनोग्राफी। अब कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें जो महिलाओं की समस्याएं हैं उस पर फोकस होता है, जो जेंडर डिस्कोर्सेज हैं जिसमें कि फीमेल को एक सिग्निफिकेंट स्पेस देने की बात की जाती है, वो इस पर काम होता है। और इसको आप देखेंगे तो महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित होता है। इट इज़ ऑफन सेंटर्ड ऑन वुमेन एक्सपीरियंसेस, महिलाओं के सेंटर पर निर्भर होता है। और यह क्वेश्चन करता है जो मेल डोमिनेटेड नॉलेज है, मेल डोमिनेटेड नॉलेज, मेल डोमिनेटेड नॉलेज, जो पुरुषों ने जिस पर ज्ञान पर आधिपत्य, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं लेखिकाएं थी जिनको अपना नाम बदल करके लिखना पड़ा, क्योंकि यह माना जाता था कि महिलाएं तो नहीं लिख सकती हैं और महिलाएं लिखेंगी तो उनका लिखा कौन पढ़ेगा। तो उस आइडिया को चैलेंज फेमिनिस्ट इथनोग्राफी में किया जाता है। एम्फेसिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफ्लेक्सिविटी होती है उस पर, इसमें एम्फेसिस होता है रिफ्लेक्सिविटी पर। ठीक है, अगला टाइप है इंस्टीट्यूशनल इथनोग्राफी। बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स को मैं बता करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि आज मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल इथनोग्राफी, मैं आप लोगों को आज फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन जो इथनोग्राफिक रिसर्च का है वहां तक ख़त्म कर दूं। दैट विल टेक 30 to 40 मिनट्स, ख़त्म हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल इथनोग्राफी बताने की ज़रूरत या चर्चा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि जब किसी एक इंस्टीट्यूशन को फोकस करके हम लोग जब इथनोग्राफिक रिसर्चेस करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल इथनोग्राफी हो जाते हैं। एक और टाइप है, बहुत पॉपुलर टाइप है, ऑटो इथनोग्राफी। ऑटो इथनोग्राफी, ऑटो इथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटो इथनोग्राफी का मतलब ये ऑटो वाले जो इथनोग्राफी करते हैं, हाँ, फिर स्वयं का, जैसे ऑटो बायोग्राफी होता है तो ऑटो की जीवनी थोड़ी उसमें लिखते हैं। तो ऑटो इथनोग्राफी का मतलब यह है कि आप स्वयं के अनुभवों के बारे में आप रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ऑटो इथनोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की ग्राफी चल गई है। अब एक नेटनोग्राफी होती है। नेटनोग्राफी का क्या मतलब है? इंटरनेट पर जो समूह बने हुए हैं उनका अध्ययन करना है। व्हाट्सएप जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें किस तरह की बातचीत होती है, आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप अपना अलग वाला बना रखा है, नहीं क्या, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मीडिया का दिया टर्म है। देखिए, किसी भी चीज़ में गड़बड़ी हो सकती है और कोई भी चीज़ बेहतर हो सकता है। यदि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका बेहतर और रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लाभ के लिए है, और यदि आप उस पर
दिन भर उल्टे सीधे जोक्स भेजते रहें, मीम्स भेजते रहें, वीडियोस भेजते रहें और दिन भर वही देखते रहें, तो कब सुबह से शाम हो जाएगी आपको स्वयं भी नहीं पता चलेगा। तो अच्छा और बुरा हर चीज़ का उपयोग होता है। व्हाट्सएप में आप लोग भी जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को भी यूनिवर्सिटी सारी सूचनाएं दे देती है, टीचर्स कंटेंट मटेरियल दे देते हैं, तो ये उसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप की भी इथनोग्राफिक स्टडी हो रही है। ये जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ग्रुप्स बने हैं, लाखों लोग हैं उसमें, उन ग्रुप्स में किस तरह की बातचीत होती है उस पर भी रिसर्चेस हो रहे हैं, उस पर भी रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं। तो वो आपका एक तरह से नेटनोग्राफी की श्रेणी में आ जाता है। अब मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, वो होगा फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्चेस। तो वो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और क्योंकि ये समझ लिया आपने तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्या है। और आप एक तरह से मान के चलिए कि आज की क्लास अब से शुरू हो रही है। अब तक तो कुछ ऐसे ही चल रहा था, हल्की चीज़ें थी, बहुत गंभीर नहीं था, सूचनाओं के स्तर पर था। अब जो है समझना पड़ेगा, इसलिए सावधानी से जो बात मैं समझा रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। अंत में जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाए। देखिए, मैंने बताया है कि लिंकन एंड गूबा ने क्वालिटेटिव रिसर्चेज में 5 चीज़ें तय की हैं कि इन 5 चीज़ों को समझना चाहिए और इन 5 चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। आप यदि ध्यान हो तो पहली थी उसमें ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि बेसिकली यह बिलीफ अबाउट रियलिटी है। व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी किसको कहते हैं, रियलिटी को कैसे समझा जाए, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, ये हम लोग चर्चा करते हैं ऑन्टोलॉजी में। और सीधी सी बात है कि इथनोग्राफिक रिसर्चेज यह बिलीव करते हैं कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। लेकिन अब समस्या यह है कि इसका मतलब क्या है कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि रियलिटी को लेकर के पूरे भारत में, और भारत की बात आज हम लोग नहीं करेंगे, वेस्ट की फिलॉसफी में रियलिटी को लेकर के क्या क्या परसेप्शन रहा है। तो सबसे पहला आप जानते हैं कि कहा गया कि रियलिटी एम्पिरिकल तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है, एक्सपीरियंसेस के तहत बनती है। हमारे जैसे अनुभव होते हैं वैसे रियलिटी हम मानते हैं। ये एम्पिरिसिस्ट जो स्कूल है, स्पेसिफिकली लॉक, बर्कले और ह्यूम, ये 3 दार्शनिक जो हैं ये इस पक्ष में खड़े होते हैं कि एक्सपीरियंसेस ही रियलिटी बनाती है। छोटा बच्चा होता है, एक बार मोमबत्ती जलती छूता है, उसको पता चल जाता है, फिर वो नहीं छूता है। तो अब वो पता चल गया रियलिटी उसको कि वो मोमबत्ती गर्म है, इसलिए नहीं छूता। दूसरा तरीका जो था वो रैशनलिस्ट तरीका था। रैशनलिस्ट तरीके का मतलब था जहाँ की लॉजिक से, आप तर्क से, इंडक्शन से, डिडक्शन से ये पता लगाते हैं कि रियलिटी क्या है। जैसे 1000 कौआ देखा तो कह दिया कि सारे कौए काले हैं, तो या 2 + 2 4। तो ये एक तरह से रैशनलिस्ट तरीका था रियलिटी को समझने की। और देकार्त, स्पिनोजा और लेबनिज इस स्कूल के महारथी थे। अब बात आती है कि रियलिटी को लेकर आगे क्या मामला बना। तो अगला आदमी आता है कांट, और कांट ने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया। कांट ने कहा कि बेसिकली यह माइंड है जो एक्सपीरियंसेस को स्ट्रक्चर करता है। इट इज़ माइंड विच स्ट्रक्चर्स द एक्सपीरियंसेस। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था फेनोमेना क्या होता है, नोमेना क्या होता है। नोमेना का मतलब थिंग्स इन इटसेल्फ है, फेनोमेना का मतलब है जो आप
चीज़ों को देख रहे हैं वो फिनोमेना है। तो कांट ने यह बात कही कि द माइंड स्ट्रक्चर्स एक्सपीरियंसेस। और कांट के बाद, कांट जर्मनी में पैदा हुआ था, एक और फिलोसोफर आता है जिसका नाम है हीगल। और हीगल ने अलग तरह से रियलिटी को देखने की बात कही। वो कहता है कि जो रियलिटी है, जो थॉट्स हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो विचार है, जो चेतन है, यह हिस्टोरिकली डेवलप होता है। वो हिस्टोरिकली डेवलप होता है। ठीक है, वो हिस्टोरिकली डेवलप होता है। और उसके बाद 20वीं शताब्दी में आता है एक बहुत चर्चित दार्शनिक है जिसको मार्क्स कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा केवल ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहा हूं कि कब हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो मार्क्स आप जानते हैं, मार्क्स कहता है कि मटीरियल एंड सोशल कंडीशन शेप्स द रियलिटी, शेप्स द कॉन्शियसनेस। क्या? मटीरियल एंड सोशल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस ये रियलिटी को मिलाते हैं। ठीक है, मार्क्स। उसके बाद दुर्खाइम आता है। दुर्खाइम कहता है कि सोशल कैटेगरीज आर कलेक्टिवली प्रोड्यूस्ड, जो उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट आता है दुर्खाइम का। दुर्खिम भी कहते हैं, दुर्खाइम भी कहते हैं आप। तो वो कहता है कि कलेक्टिवली रियलिटी जो है, वो सोशल कैटेगरीज जो हैं वो कलेक्टिवली निर्मित होती हैं। उसके बाद आता है अल्फ्रेड शूज, है ना। अल्फ्रेड सूज। और सूज कहता है कि एवरीडे रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू शेयर्ड मीनिंग। जो रियलिटी है वो शेयर्ड मीनिंग से कंस्ट्रक्ट हो रही है, शेयर्ड मीनिंग से कंस्ट्रक्ट हो रही है रियलिटी। उसके बाद जो सबसे सिग्निफिकेंट काम है वो, मतलब सूट जो है वो शेयर्ड स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करता है ना, शेयर्ड स्टॉक ऑफ नॉलेज। उसके बाद आते हैं बर्जर एंड लकमैन, है ना। ये कहते हैं कि रियल, इनकी किताब आती है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में। द सोशल ऑफ रियलिटी इन 1966। तो तब एकदम मतलब हम लोग अंतिम तौर पर, और उसको उन्होंने अपनी किताब में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यह समझाने का प्रयास किया है तमाम उदाहरणों द्वारा कि कैसे रियलिटी को सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। तो ऑन्टोलॉजिकली ये एक तरह के रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक तो रिलेटिविज्म और दूसरा आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म समझते हैं, ज्ञान की रचना आप स्वयं करते हैं, वही है ना। अब क्या है, ये चैलेंज देती है कि रियलिटी, जो पॉजिटिविज्म कहता है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, उस आइडिया को, जो पॉजिटिविज्म कहता है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, उसको चैलेंज करती है। कैसे चैलेंज किया जा रहा है इसको समझिए। चैलेंज ऐसे किया जा रहा है कि जब ये लोग बार बार कह रहे हैं कि डिफरेंट
कल्चरल ग्रुप्स क्रिएट देयर ओन रियलिटी। इसका मतलब ये एक रियलिटी नहीं है किसी भी तरह की। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मीनिंग जो है वो इंटरैक्शन से क्रिएट होती है। इंटरैक्शन क्रिएट्स द मीनिंग। इंटरैक्शन इज वेरी क्रूशियल। चाहे समाज आपस में करे या एक दो समाज आपस में करें या समाज एक समाज के ही दो लोग आपस में करें, तो वो रियलिटी वैसे ही कंस्ट्रक्ट करती है। और कहते हैं बेसिकली कल्चर शेप्स द पर्सपेक्टिव। कल्चर शेप्स द पर्सपेक्टिव, है ना। अब देखो इसको समझो कि कैसे रियलिटी अलग होती है। एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में क्या हो रहा है कि टीचर बातचीत कर रहा है और टीचर सवाल पूछता है, बच्चे उत्तर देते हैं। एक ही उत्तर दे रहे हैं दो बच्चे, लेकिन एक बच्चा बढ़िया हिंदी में या बढ़िया अंग्रेजी में उत्तर दे रहा है और दूसरा बच्चा वही बात कह रहा है लेकिन उसके पास उतनी समृद्ध भाषा नहीं है। टीचर जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही जो अच्छी भाषा में बोल रहा है उसको कह रहा है वेरी गुड, योर आंसर इज राइट, और बैठ जाता है। और जो बच्चा सही बात बोल रहा था उतना ही सही बात जितना वो बोल रहा था, बिल्कुल बराबर सही बात, लेकिन उसकी भाषा उतनी मानक भाषा नहीं है, वह थोड़ी सी भोजपुरी मिश्रित हिंदी में बोल रहा है या उसकी अंग्रेजी अवधि मिश्रित है। ऐसी स्थिति में टीचर जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो क्लासरूम का स्पेस है वो कुछ बच्चों के लिए एम्पावरमेंट का स्पेस हो जाएगा और कुछ बच्चों के लिए वो ऑपरेशन का स्पेस हो जाएगा। अनजाने में टीचर यदि जानबूझ के यदि टीचर कर रहा है, आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे टीचर देखे होंगे जो कहते हैं बैठो तुमको कुछ नहीं आता, तुम गधे हो, तुम्हारे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आदत में आ गई है बात। लेकिन ऐसे टीचर्स जो कि अपने आप को एक बैलेंस्ड और एक दावा करते हैं कि वो किसी खास दृष्टि से किसी को नहीं देखते हैं, उनके साथ भी अनजाने में ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको पढ़ाने लिखाने के एक उद्देश्य ये भी है कि आप अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें। ये भी तो एक उद्देश्य है ना पढ़ने लिखने का। इंटरव्यू, आप टीचर बनेंगे तो हायर एजुकेशन में आप इंटरव्यू देंगे तो ये भी तो देखा जाएगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। उस दृष्टि से भी हो सकता है टीचर विचार कर रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एक्टिविटी एक बच्चे के लिए एम्पावरमेंट है और दूसरे बच्चे के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हो सकता है आ रहा हो। अंडर प्रिविलेज सेक्शन का मतलब गांव से आ रहा होगा, कोई शहर से आ रहा होगा, उसके लिए वही बात एक ऑपरेशन का काम करेगी। उसके बाद 2 बार ऐसा होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार से वो बच्चा चुप हो जाएगा, बोलेगा। तो आप यह समझिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है ना। उस बच्चे के लिए अलग रियलिटी हो जा रही है और दूसरे बच्चे के लिए अलग रियलिटी हो जा रही है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अलग अलग इथनोग्राफिक टाइप में कैसे रियलिटी इंटरैक्ट करती है और कैसे रियलिटी होती है। जैसे आप कहते हैं रियलिस्ट इथनोग्राफी, अभी मैंने बताया ना रियलिस्ट इथनोग्राफी के बारे में, अभी टाइप्स जब बता रहा था इसीलिए मैंने टाइप्स पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ मुझको ये था कि डिस्कस करना हो तो मैं आराम से डिस्कस कर सकूं। अब रियलिस्ट इथनोग्राफी का स्टैंड क्या है कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको हम ऑब्जेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपका रियलिस्ट इथनोग्राफी का स्टैंड है। दूसरा है इंटरप्रेटिव इथनोग्राफी।
अब इंटरप्रेटिव इथनोग्राफी क्या है? इंटरप्रेटिव इथनोग्राफी है कि रियलिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है मीनिंग से। रियलिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू मीनिंग से कंस्ट्रक्ट होती है। अब है तीसरा टाइप, क्रिटिकल इथनोग्राफी। बताइए यहां रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, आप बताएं। पावर से। रियलिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड, रियलिटी इज शेप्ड बाय पावर स्ट्रक्चर्स। यहां रियलिटी कैसे शेप होगी? पावर स्ट्रक्चर से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर स्ट्रक्चर से। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी है। पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी, थोड़ा सा मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में अभी आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा तो बता दूंगा। पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी में है, पोस्ट मॉडर्न यह बिलीव करता है कि रियलिटी फ्रेगमेंटेड है और अनस्टेबल है, अनस्टेबल एंड फ्रेगमेंटेड। तो वो रियलिटी को फ्रेगमेंटेड और अनस्टेबल फॉर्म में देखेगा। ठीक, ये थी इथनोग्राफिक रिसर्च की ऑन्टोलॉजी। दूसरा लिंकन एंड गुबा ने चर्चा की है क्वालिटेटिव रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी। अब शुरू करते हैं दूसरा। पहला ऑन्टोलॉजी था, अब है एपिस्टेमोलॉजी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो बाई एंड लार्ज थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सारे क्वालिटेटिव रिसर्चेज में फिट बैठता है, लेकिन वो तभी आप फिट बैठा पाएंगे जब आप उसको ठीक तरीके से उसके बेस को समझेंगे रहेंगे। तो कोर एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन इसकी है इंटरप्रेटिविज्म की। इथनोग्राफिक रिसर्चेस की कोर एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है इंटरप्रेटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म की। ठीक, और इंटरप्रेटिविज्म क्या कहता है? वो कहता है कि मल्टीपल रियलिटी है, एक रियलिटी नहीं है। और जो इंटरप्रेटिविज्म का मतलब है यह है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान की रचना हो रही है, वह ज्ञान की रचना रिसर्चर और पार्टिसिपेंट इन दोनों के इंटरैक्शन से ज्ञान की रचना हो रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कह रही है कि नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड। ज्ञान जो है वो को कंस्ट्रक्ट होता है रिसर्चर और पार्टिसिपेंट इन दोनों के इंटरैक्शन से। इसीलिए कह रहा है ये कि जो नॉलेज है वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। आप जानते हैं ना कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब थियरी ऑफ नॉलेज, और अब इसमें नॉलेज के बारे में कह रहा है कि नॉलेज, इसकी कोर एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन इंटरप्रेटिविज्म की है, और नॉलेज क्रिएट होती है जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट है इन दोनों के इंटरैक्शन से। ठीक, इन दोनों के इंटरैक्शन से को कंस्ट्रक्ट होती है। और नॉलेज क्या है? कॉन्टेक्स्ट बाउंड है। नॉलेज क्या है? सब्जेक्टिव है। नॉलेज सब्जेक्टिव है।
ऑब्जेक्टिव कोई नॉलेज नहीं है, मीनिंग बेस्ड है और इमर्जेंट है। मीनिंग बेस्ड है और इमर्जेंट है, इमर्ज हो रही है, इमर्ज होती है। ठीक है। और दूसरी पोजीशन क्या लेती है कि जो रिसर्चर है वह न्यूट्रल नहीं है। रिसर्चर इज नॉट न्यूट्रल, रिसर्चर इज नॉट न्यूट्रल। इंस्टेड रिसर्चर इंटरैक्ट्स, रिसर्चर क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले सकता है, ये उसकी ड्यूटी है। ही और शी शुड इंटरैक्ट, और इंटरैक्ट करता है तो क्या करता है? ही और शी बिल्ड्स रिलेशनशिप एंड आफ्टर दैट इंटरप्रेट्स मीनिंग। रिसर्चर इंटरैक्ट, बाय इंटरैक्टिंग builds relationship and by doing that, तीसरी बात क्या बोली मैंने? by doing that meaning interpret करता है, interprets meaning। ये भी तो काम है, interpret meaning। समझ में आ रही है? कुछ लोग जमाई उमाई ले रहे हैं, बस जमाई लीजिए, लेकिन एक ही शर्त है कि मुंह पर हाथ रख लीजिए। मक्खी मच्छर कुछ अंदर प्रवेश कर जाएगा तो जैसे हनुमान जी प्रवेश कर गए थे वैसे प्रवेश कर गए थे ना हनुमान जी। फिर सुरसा, और फिर उसके छोटे हो गए और मुंह में घुसे और नाक से निकल गए। हाँ, कान से निकल गए। अच्छा ठीक, चलो भाई। तो जो लोग भी जमाई ले रहे हैं वो लोग थोड़ा सा जाग जाएं। मैं जानता हूं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोरिंग है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा, और आप समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपकी सुविधा के लिए इसको पॉजिटिविज्म से कंपेयर कर देता हूँ, हल्का हल्का 3-4 पॉइंट पर। पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि पॉजिटिविज्म और उसकी अलग एक डिबेट ही है, लेकिन फिर भी जैसे पॉजिटिविज्म क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। ये क्या कहता है? सब्जेक्टिव ट्रुथ। पॉजिटिविज्म क्या कहता है? ऑब्जर्वर डिटैच रहेगा। और ये क्या कहता है? पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा, पॉजिटिविज्म क्या करता है? मेजर करता है। और ये क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। पॉजिटिविज्म क्या करता है? जनरलाइज करता है ना। इंटेलिजेंस और अचीवमेंट में रिलेशनशिप है। 1000 लोगों पर डेटा लिया, जनरलाइज कर दिया कि सबके लिए है रिलेशनशिप। और ये क्या करता है? ये कॉन्टेक्चुअल डेप्थ में जाता है, उसके कॉन्टेक्चुअल डेप्थ में जाता है। ठीक, ये खत्म हो गया आपका एपिस्टेमोलॉजी। और तीसरा क्या है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी। अब बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल पोजीशंस में चर्चा कर चुका, इसलिए आप फटाफट उसको पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला मेथोडोलॉजिकल पोजीशन बोलिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। तीसरा, प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट, लंबे समय तक इंगेज करना। चौथा, बताइए बताइए बताइए, गिर्ज ने जो दिया था, थिक डिस्क्रिप्शन। 4, ये आपके तरीके हैं। फिर से मैं बोल देता हूं। पहला, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। तीसरा,
प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट, लंबे समय तक इंगेज करना। और चौथा थिक डिस्क्रिप्शन। हो गया 4। अब आप लोगों को ये सब मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और डिटेल्ड अकाउंट इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपस में बातचीत मत करो भाई, हमसे बातचीत करो जो करना है। अब मैं क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, मैं कह रहा था कि डिटेल्ड इन जो भी आप इसकी इंक्वायरी करते हैं उसको आप डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न जुटाते हैं, और उसको जुटाने के बाद उसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर के मीनिंग इवॉल्व करते, यही तो काम हो रहा है। ठीक है, अब कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं इथनोग्राफिक रिसर्चेस के, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स समझ करके ग्राउंडेड थियरी में भी लागू हो जाएंगे, वो फेनोमेनोलॉजी में भी लागू हो जाएंगे, वो नैरेटिव इंक्वायरी में भी लागू हो जाएंगे। तो लेकिन उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, इसलिए एक मोटा मोटी समझेंगे तो आपको उसका इस्तेमाल कई जगह आप कर पाएंगे। पहला, प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म। होलिज्म मतलब छेद करने वाला होलिज्म नहीं है, होल, होलिस्टिकली। तो होलिज्म का मतलब क्या है? किसी भी कल्चर को बांट बांट के नहीं, होलिस्टिकली आप समझने की कोशिश करिए। दूसरा है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। Contextualization. This contextualization is also very important, and it is very very important because you basically decode the meaning in that particular and that specific context. Otherwise अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, इमिक पर्सपेक्टिव। इमिक का मतलब इनसाइड, और इटिक का मतलब होता है आउटसाइड। तो पॉजिटिविस्ट जो रिसर्चर्स होते हैं उसमें इटिक पर्सपेक्टिव होता है, और जो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम में होते हैं उनमें इमिक होता है। और चौथा रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्रिटिकली बीइंग अवेयरनेस अबाउट रिसर्चर्स ओन पोजीशन। ये 4 आपके मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। चौथा है रेहेटरिक, या तीसरा नहीं, अभी रेहेटरिक की बात करेंगे, 5वां एक्सियोलॉजी। ठीक, चौथा है रेहेटरिक। फिर एक्सियोलॉजी पर सबसे अंत में बात करेंगे। रेहेटरिक का क्या मतलब होता है? रेहेटरिक का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है हाउ इथनोग्राफीज आर बीइंग रिटेन, कैसे इथनोग्राफीज लिखी जाती है। इथनोग्राफी में सब काम आपने कर लिया, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट अप्रोप्रिएटली, इट बिकम्स फ्यूटाइल। एंड यू अंडरस्टैंड वन थिंग, one must understand this, that often in research, for example, if you will go through your syllabus, you will only learn how to do the research, but rarely there is a focus कि how to write your research. केवल रेफरेंसेस APS 7 बता करके, जबकि आप रिसर्च करना जानते हैं उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रिसर्च करने के बाद उसको रिपोर्ट कैसे करते, उसको लिखते कैसे। अभी आप लोग डिसर्टेशन बनाने की प्रक्रिया में है, सिनॉप्सिस बनाने की प्रक्रिया आप अभी शुरू करेंगे। अभी तो टाइटल डिसाइड किया है आप लोगों ने, तो फटाफट उसकी सिनॉप्सिस बना लीजिए। जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है। किसी दिन आप लोगों की एक क्लास में यही ले लूँगा, हाउ टू डेवलप सिनॉप्सिस।
सिनॉप्सिस कैसे डेवलप की जाती है, जिससे कि आप कम से कम, चूंकि रिसर्च हम और एक और टीचर 2 लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है हम ही 2 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ये आपको बताए कि हाउ टू राइट सिनॉप्सिस, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको सिनॉप्सिस लिख के जमा करना है, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इथनोग्राफी इज नॉट अबाउट सिंपली अबाउट डूइंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ टू राइट। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि रियलिस्ट इथनोग्राफी होती है, उसमें 3rd पर्सन में लिखते हैं, ज़रूरी बात है, आपको पता होना चाहिए। उसमें ऑथोरिटेटिव वॉइस होती है, उसमें जो है रिसर्चर इनविजिबल रहता है। तो ये रियलिस्ट इथनोग्राफी की रेटरिक होगी। फिर जब हम मॉडर्न इथनोग्राफीज की बात करते हैं तो हम लोग उसमें रिफ्लेक्सिव स्टाइल की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव स्टाइल की बात करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव स्टाइल में नरेशन बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन नरेशन हो जाता है, नरेशन फर्स्ट पर्सन हो जाता है। दूसरा क्या है, डायलॉजिक अकाउंट, डायलॉग के फॉर्म में मामला आगे बढ़ता है। और डायलॉजिक अकाउंट के अलावा मल्टीपल वॉइसेस को जगह देने की कोशिश की जाती है, मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल ओरिएंटेशंस। मल्टीपल ओरिएंटेशंस देने की कोशिश की जाती है। और मॉडर्न इथनोग्राफिक रिसर्चेस में रिसर्चर जो होता है वो अपनी पोजीशन के बारे में, अपने बायसेस के बारे में वो अवेयर होता है, उसके बारे में वो पहले ही रिफ्लेक्ट कर दे कि आई एम हैविंग अ मार्क्सिस्ट पोजीशन, आई एम हैविंग अ फेमिनिस्ट पोजीशन, I am having a subaltern position, I am having a nationalist position, whatever position a particular researcher is opting, that fellow can disclose it before writing anything. शुरुआत में ही बता दे कि मैं भाई एक नेशनलिस्टिक स्कॉलर के व्यू पॉइंट से देख रहा हूँ। कई लोग करते नहीं हैं ऐसा, करते क्या है, वो कहते हैं हम तो बड़े अनबायस्ड हैं और पोजीशन ले लेंगे, अंदर जाके मार्क्सिस्ट पोजीशन ले लेंगे, नेशनलिस्ट पोजीशन ले लेंगे। तो जो डोना हार्वे ने कहा था कि गॉड्स ट्रिक है जो कहता है कि हम तो बड़े अनबायस्ड हैं, कोई अनबायस्ड हो ही नहीं सकता है। तो डोना हार्वे ने कहा कि ये गॉड्स ट्रिक है, जो लोग क्लेम करते हैं कि अनबायस हैं, अनबायस हैं, अनबायस हैं। आप थोड़ा सा विचार कर, हाँ ना, थोड़ा सा इसको भी नोट कर लें आप। तो रेटरिक में थिक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसके अलावा जो कोट्स हैं, कोट्स को भी शामिल किया जाता है। डायरेक्ट कोट्स, उसका अपना इंटरप्रिटेशन नहीं, डायरेक्ट कोट, तो वो आ जाता है। बहुत सारा फील्ड नोट है, फील्ड नोट के हिस्से आ जाते हैं, है ना, और उसको नैरेटिव तरीके से लिखा जाता है, नैरेटिव और क्रिटिकल तरीके से। तो हम कह सकते हैं नैरेटिव स्टोरी टेलिंग भी एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट के रूप में उभर करके सामने आता है। और चूंकि यहाँ मैंने रिफ्लेक्सिविटी की चर्चा करी दी है, तो कमेंट्रीज जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव कमेंट्री हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव कमेंट्रीज। ठीक, तो ये आपका हो गया रेहेटरिक। अब पढ़ेंगे हम लोग, बहुत देर से कह रही है एक्सियोलॉजी, 5वां आप पढ़ेंगे एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है भाई? एक्सियोलॉजी इज अबाउट वैल्यू, ब्यूटी, जो इथिक्स और एस्थेटिक्स
की बात करते हैं, यहाँ हम अपने आप को केंद्रित रखेंगे हम लोग वैल्यूज तक। ठीक, इथनोग्राफिक रिसर्चेस में जो रिसर्चर है वो एक्नॉलेज करता है कि वो वैल्यू लेडन है। कि वो वैल्यू लेडन है। और क्योंकि रिसर्चर क्या क्या करता है, रिसर्चर ही तो है जो ये चूज करता है कि क्या अध्ययन करना है। अब यदि पॉजिटिविज्म वालों को यदि समझाया जाए कि तुम चूज करते हो ना क्या अध्ययन किया जाए, तो तुम कैसे है कह रहे हो कि बायस नहीं हो तुमने ये तो चुना ही क्या अध्ययन किया जाए। दूसरा, रिसर्चर यह भी तो देखता है 10 लोगों से इंटरव्यू लिया तो किसके इंटरव्यू को जगह देना है, किसके। तो यदि वो वैल्यू, वहां भी वैल्यू आती है, वहां भी रिसर्चर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या शामिल करना है और क्या वॉमिट करना है। और किसी चीज ने, किसी ने कुछ कहा, उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग कौन निकालता है, ये भी रिसर्चर निकालता है। तो एक्सियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से बहुत सारी भूमिकाएं रिसर्चर की भी होती है। तो इसी तरह से जो क्रिटिकल इथनोग्राफीज हैं उसमें वो जस्टिस की बात करेगा, सीक जस्टिस, किसके लिए जस्टिस। वो बात करेगा इनइक्वालिटी को चैलेंज करने से, कि इनइक्वालिटी को कैसे चैलेंज किया जाए। वो बात करेगा कि कैसे परिवर्तन लाया जाए। तो ये सब एक तरह से आप देखेंगे तो वैल्यू के फैसले हैं, व्हाट विल बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट विल बी इंक्लूडेड, दैट इज कंसिडर्ड अंडर ethnographic researches. Then there is certain axiological positions are all important. किसी दिन जब हम आपको एथिक्स की चर्चा करेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि व्हाट आर दी एक्सियोलॉजिकल पोजीशंस, ऐसे जैसे डीओंटोलॉजिकल पोजीशन और इस तरह से कई सारे पोजीशंस हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग किसी दिन एथिक्स पढ़ते वक्त करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनते तो हैं लेकिन बहुत बातचीत करते हैं, बहुत हिलते डुलते हैं। हिलने डुलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग मुझको न देख के पता नहीं किसको किसको देखते रहते हैं। तो मुझको न देखिए, कोई बात नहीं, ब्लैक बोर्ड को देख लिया करिए, ग्रीन बोर्ड को देख लिया करिए, है ना। तो ध्यान आपका यहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।